नमस्कार। आज कहानी सेशन में आपको बताती हूँ कि जो मेरा ग्रुप है उद्गार, वहाँ प्रतियोगिता के लिए विषय दिया जाता है। एक बार विषय दिया गया कि आप किसी भी दोस्त की या किसी भी रचनाकार की रचना पढ़िए और उसी को आगे बढ़ाइए। टॉपिक ये दिया गया था, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ऐसे में ही मेरी एक कहानी थी लंबी, स्विट्ज़रलैंड, कई ग्रुप्स में प्रकाशित हुई। मनमोहन भाटिया जी ने उस कहानी को चुना आगे बढ़ाने के लिए। पहले मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, वो लंबी हो गई, एक तरह से बैतबाजी समझ लीजिए कि हाँ, तुर्की बतुर्की उन्होंने बढ़ाया, फिर उसका जवाब देके मैंने पढ़ाया। नया प्रयोग था पर अच्छा लगेगा आप लोग को। सुनिए। प्रगति जल्दी जल्दी टोस्ट में मक्खन लगाते हुए अंडे उबालने के लिए चढ़ा चुकी थी। अब बारी थी प्रज्ञा और नेहा को तैयार करने की। दोनों को जल्दी से यूनिफॉर्म पहनाते हुए उसने हाँक लगाई, सलील कहाँ हो, जल्दी करो, ऑफिस को देर हो जाएगी। प्रज्ञा नेहा को स्कूल छोड़ने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। अरे हाँ, किचन से प्लेटें लेते आना, डाइनिंग पर रखो, तब तक मैं अंडे छील कर लाती हूँ। आया डार्लिंग, गीले बालों में कंघी करते हुए सलील ने जवाब दिया। बच्चों को जल्दी जल्दी खाने का निर्देश देते हुए खुद भी जल्दी जल्दी डबल रोटी को कॉफ़ी के सहारे गले में उतारती प्रगति खड़ी हुई देखती जा रही थी। कुर्सी खींचकर बैठ जाने का भी समय उसके पास नहीं था। सलील ने कहा भी, प्रगति नाश्ता तो ढंग से कर लो, पर रोज का वही उत्तर, तुम्हें क्या, तुम तो खुद बॉस हो, अपने ऑफिस में सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। जल्दी में बैग संभाल। लिफ्ट से सब नीचे आए। सलील ने कार स्कूल के सामने रोकी। लगभग झपट्टा मारते हुए ही प्रगति ने कार से दोनों बच्चों को खींचकर उतारा। जल्दी से उन्हें स्कूल के अंदर छोड़ती हुई फिर सलील के साथ कार में। दोनों बच्चियों के स्कूल में डे बोर्डिंग भी था। ऑफिस में भी कार्य के बीच मोबाइल खोलकर बच्चों की गतिविधियां चेक कर वहां कुछ निर्देश देकर फिर अंत में 7 बजे उठी। बाहर आई तो उसे सलील की कार का हॉर्न सुनाई दिया। बैग पीछे की सीट पर फेंक थोड़ा इत्मीनान से बैठते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सलील उसे देखकर मुस्कुराया। स्कूल से बच्चों को ले वापस लौटते समय उसने बोला, सलील होम डिलीवरी से कुछ मंगा लेते हैं, मेरी हिम्मत नहीं है घर लौटकर कुछ और बनाने की। ओके डार्लिंग। पापा पिज़्ज़ा ही ले लेंगे, हम तुम भी वही खा लेंगे। घर लौटकर सब इतना थके थे, कपड़े बदलकर माइक्रो में पिज़्ज़ा गरम करके सबने खाया और डाइनिंग पर ही प्लेटें छोड़कर सब बिस्तर पर। सलील ने थोड़ी देर टीवी चलाकर न्यूज़ देखना चाहा, पर उसमें भी उसका मन न लगा। तब तक प्रगति ने ऑफिस के 1-2 किस्से सुनाए। सुनते सुनते दोनों को ही नींद आ चली थी। नींद में भी प्रगति को अपने शरीर पर रेंगते हाथों का एहसास हुआ और वो झल्ला उठी। पर यंत्रवत होते कामों में एक काम ये भी शामिल था। अगला दिन शनिवार था और कुछ समय शायद चैन से सांस भी लेने का। आराम से बैठे प्रगति और सलील कुछ छुट्टी लेकर घूमने का प्रोग्राम बनाने में व्यस्त थे, ताकि उसकी थकी पकी जिंदगी में कुछ ताजगी के पल आ सके। नेहा और प्रज्ञा के कानों में जब घूमने की बातें पड़ी तो दोनों ही कूदते हुए बोली, पापा स्विट्जरलैंड चलो ना। बच्चियों के उत्साह को देखकर सलील ने कहा, जरूर जरूर, और सभी हंस पड़े। प्रज्ञा और नेहा खुशी से उछलती हुई खेलने चल पड़ी। अब सलील किंचित गंभीर होते हुए प्रगति की ओर मुड़ा। प्रगति, कुछ हिचकते हुए सलील ने कहा, क्यों ना इस बार हम लोग गोपालपुर चले। गोपालपुर? तुम्हारा दिमाग तो सही है सलील, 7 दिन की छुट्टियां, दिवाली का आता त्योहार, और उसे तुम गांव में बिताने की सोच रहे हो। प्रकृति का आवेश पूरे आवेग में था। प्रगति, वो तो मैं ऐसे ही कह बैठा। दरअसल कई बार से विद्याभूषण चाचा जी के फोन आ चुके हैं। चाचा चाची व परिवार बहुत उत्सुक है हम सबसे मिलने के लिए। कुछ बटाई से संबंधित मामले, जमीन जायदाद की भी बात करनी, तो उसके लिए तुम कभी अकेले चले जाना, हम सभी को माफ करो। प्रगति अब भी इस अचानक आए प्रस्ताव के लिए अप्रस्तुत थी। दिन भर घर में मौन पसरा रहा। बच्चियां भी किसी अनहोनी को भांप चुकी थी, सो शांत थी। रात में जब प्रगति लेटी तो उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। बार बार उसे लग रहा था
कि इधर वो काफ़ी क्रोधी स्वभाव की हो चली है। सुबह होते होते ही वो किसी निर्णय पर पहुंच चुकी थी। चाय का प्याला पकड़ते हुए जब सलील के कानों में प्रगति का वाक्य पड़ा, सलील इस बार हम लोग गोपालपुर ही चल रहे हैं। अचरज से सलील के हाथों में चाय का प्याला कांप गया और उसमें से कुछ चाय छलक कर जमीन पर सलील चाय का प्याला मेज पर पटक कर प्रगति को गोद में उठाकर 4-5 चक्कर गोल गोल घूमता ही जा रहा था। और प्रगति हंसते हुए, सलील छोड़ो, मुझे ये क्या बचपना है। विद्याभूषण चाचा जी को खबर जा चुकी थी। जब वो तैयार होकर स्टेशन पहुंचे तो प्रज्ञा और नेहा दोनों के मुंह से निकला, ये क्या पापा, स्विट्जरलैंड और ट्रेन से। सलील और प्रगति खिलखिलाकर हंसती है। विद्याभूषण चाचा जीप लेकर स्टेशन पर आगवानी को हाजिर थे। सलवार सूट पहने प्रगति को सर पर दुपट्टा डाल चाचा के पैर छूते देखकर सलील को सुखद आश्चर्य हो रहा था। एक मुस्कुराहट जो अंतर्मन से निकलकर बाहर आ रही थी। चाचा चाची के लाख अनुरोध करने पर भी सलील ने अपने बंद घर में ही रुकना श्रेयस्कर समझा। पक्का दालान, आंगन के कोने में बना शौचालय, बगल में गुसलखाना, एक तरफ रसोई, बचपन गुजारा था सलील ने इस घर चौबारे में। आंखें थी कि भरती ही जा रही थी। कभी चूल्हे के आगे बैठी अम्मा की कल्पना तो कभी चौपाल लगाते बाबूजी। प्रगति का सहयोग देख सलील हैरान था। वो घर के जाले व सफाई में जुट चुकी थी। आत्मीय जनों का आना निरंतर जारी था। गांव अब उतना गंवाई भी नहीं रहा था। नेहा प्रज्ञा को दौड़ने खेलने के लिए हरियाली युक्त वातावरण उनके लिए एक नितांत नया अनुभव था। रोज ही अड़ोस पड़ोस से बनकर आते सुस्वादु व्यंजन पिज्जा और बर्गर का स्वाद कसैला कर चुके थे। समय कैसे पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। कभी वो चारों टहलते हुए पोखरे की ओर निकलते, साफ पानी में तैरती हुई मछलियाँ, और पापा को पानी में छलांग लगाते देख सभी का उन्मुक्त हास्य। कहीं तो कुछ था जो दिल और दिमाग को हल्का करता जा रहा था। नेहा प्रज्ञा पोशंपा भाई पोशंपा खेलना सीख चुकी थी। दिवाली आ पहुंची थी। मिट्टी के दिए, भाई दूज पर भरे जाने वाली चौघड़ियाँ अल्पना प्रगति उत्साह से करती जा रही थी। चाची और अन्य गांव वालों के लिए भी उसका ये रूप हैरान कर देने वाला था। घर के दरवाजे पर स्टूल रख कंदील लगा रहे कुर्ता पैजामा पहनाने सलील की नज़र अचानक प्रगति पर पड़ी। साड़ी में, साड़ी, सिंदूर और बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ। प्रगति इतनी खूबसूरत है। वो अपलक उसको देखता ही जा रहा था। पता नहीं सलील की उन नज़रों में क्या था। प्रगति के चेहरे पर भी सिंदूरी रंग बिखर कर रह गया। पता नहीं अब ऐसा त्योहार कब देखने को मिलेगा। वापसी के लिए तैयार था सलील का परिवार। पूरा गांव विदाई के लिए उमड़ आया था। सभी की आंखों में झिलमिलाहट थी। पापा, नेहा और प्रज्ञा सलील का हाथ हिलाते हुए कह रही थी, कितना अच्छा है ना स्विट्जरलैंड। पापा, अब हम लोग हर बार यहीं आएंगे। जरूर मेरी बच्चियों। तो ये तो थी मेरी कहानी। और इसी स्विट्जरलैंड को की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। मनमोहन जी ने जो चुना था, उन्होंने क्या लिखा वो सुनाती हूँ। स्विट्जरलैंड की रश्मि सिन्हा की कहानी स्विट्जरलैंड को आगे बढ़ाता हूँ। नेहा और प्रज्ञा ने दिवाली की छुट्टियों में स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा जाहिर की। सलील अपने गांव गोपालपुर जाना चाहता था। न चाहते हुए भी प्रगति गांव गई। बच्चों को गांव पसंद आया। अब आगे, प्रगति तुम नौकरी छोड़ दो। सलील, बेकार की बातें मत करो। बच्चों का भविष्य देखो और अपने जीवन स्तर को देखो। तुम्हारे काम से सब कैसे होगा। तुम इतनी बचत नहीं कर सकते हो कि हम अपने स्तर को कायम रख सकें। प्रगति, बच्चे डे बोर्डिंग में पढ़ते हैं। हम रात को मिल पाते हैं, वो भी थोड़े समय के लिए। हम बच्चों के संग उतना समय व्यतीत नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। सलील, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्रगति, हम बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और बच्चों के संग स्तरीय समय भी नहीं बिता पा रहे हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं भी उनके भविष्य को ही सोचकर तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। प्रगति ने नींद का बहाना बनाकर बातचीत समाप्त की और आंखें मूंदकर सलील की बातों पर विचार करने लगी कि सलील को क्या हो गया है। सलील ने मोबाइल पर प्रगति को व्हाट्सएप संदेश भेजा। प्रगति, मुझे आज एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो 2 वर्ष तक का नियमित सप्लाई का है।
मुझे इस काम के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम घर का आधा काम संभाल सकती हो और बच्चों को भी समीप के स्कूल में दाखिल करा के हम उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। संदेश भेजकर सलील मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया। प्रगति के मोबाइल में व्हाट्सएप की घंटी बजी। इतनी रात को कौन व्हाट्सएप कर रहा है? संदेश पढ़ते ही प्रगति सलील से लिपट गई। ये पति पत्नी में व्हाट्सएप? श्रीमती जी, आप हमारी बात सुन ही नहीं रही थी। तुम बात को घुमा कर क्यों कर रहे थे? सीधी बात नहीं कर सकते थे? गुस्सा जो श्रीमती जी की नाक पर बैठा हुआ है। मैं अभी अपना त्याग पत्र बॉस को व्हाट्सएप कर देती हूँ। फिर इस साल सर्दी की छुट्टियों में नववर्ष स्विट्ज़रलैंड चलेंगे। गोपालपुर वाले स्विट्ज़रलैंड? नहीं प्रिय, असली वाले स्विट्ज़रलैंड जो यूरोप में है। सच्ची मुच्ची। मैं ये बात नेहा और प्रज्ञा को बताकर आती हूँ। प्रगति झूमते हुए नेहा और प्रज्ञा के कमरे में जाकर उनसे लिपट जाती है। अब की बार सर्दी की छुट्टी स्विट्ज़रलैंड। ये थी मनमोहन भाटिया जी की वो कहानी जो उन्होंने मेरी कहानी को पढ़ा के लिखी। इसका फिर जवाब आया। थोड़ा लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आनंद लीजिए कि राइटर्स का दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ जाता है। एक पुरुष क्या सोच रहा था उस कहानी को, एक स्त्री क्या सोच रही है, अलग अलग नज़रिए हैं। और अब इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग जो मैंने फिर बढ़ाया कि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मनमोहन जी ने मेरी कहानी को आगे बढ़ाया। अब मेरी बारी उसको और आगे ले जाने की। मुगले आजम की बैतबाजी की महफिल प्रत्युत अगले दिन घर में खुशी का वातावरण दिखने लगा था। घर की दीवारों में मानो जान पड़ गई थी। घर को भी इंतजार था एक मालकिन का। प्रगति भी प्रसन्न नजर आ रही थी। 1 महीना बीत चुका था। सलील जब घर आता प्रगति हमेशा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती, पर प्रगति के दिमाग में क्या चल रहा था इसकी भनक भी सलील को नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ बड़ी बेटी प्रज्ञा का कोटा कोचिंग में एडमिशन हो चुका था। बेहद खुश थी प्रज्ञा। उसके सपनों को उड़ान जो मिल गई थी। बार बार माँ के गले में बाहें डालकर झूल जाती। माँ, आप मेरी प्रेरणा हो, बचपन से ही रही हो। बिना आपके सहयोग के मेरे लिए ये संभव नहीं था। और प्रगति उसे चिपटाकर पाले से मुस्कुरा देती। और नेहा, वो भी तो हाई स्कूल में थी, हमेशा टॉपर, प्रज्ञा की हाँ में हाँ मिलाती। सच दी, माँ ही तो हम लोग की आदर्श रही है। बचपन से ही किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। और दोनों के जाने के बाद प्रगति सोचती, मैंने अच्छा किया जो झूठा रेजिग्नेशन दिखाकर सलील को संतुष्ट किया और 2 साल का एजुकेशन लोन लेकर एडमिशन लेकर विदाउट पे परिस्थितियों को संभालने गई। पर सलील से झूठ बोलना उसे कचोटता भी। क्या करेगी वो जब वो नेहा भी अपने कैरियर बनाने बाहर चली जाएगी। सारे दिन घर में अकेले और वो भी बिना काम के। कितनी सफाई और साफ संभाल, फोन पर गप्पें। जी घबरा जाता उसका ये सब कल्पना करके। आज उसने तय कर लिया था कि सलील को सब सच बता देगी। और बात करें सलील, कहो प्रगति, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? क्यों प्रगति, मैं क्यों बुरा मानूंगा? वो सलील इस्तीफे वाली बात छूटी थी। आश्चर्य और थोड़े खींच के भाव सलील के चेहरे पर साफ पड़े जा सकते थे। गुस्सा नहीं सलील, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर तुम जो कहोगे वही होगा। आखिर मैं गोपालपुर गई ना। तुम तो जानते हो हम दोनों ने बीटेक और एमबीए साथ साथ किया है। पर जो तुम नहीं जानते वो ये कि प्रज्ञा और नेहा कभी माँ को नहीं तरसी। कितना भी थकी हूँ, मेरा साथ दोनों बच्चियों को हमेशा उपलब्ध था। हाँ, पिता के साथ को वो कभी कभी मिस करती थी। ऐसे में मैंने ही दोनों रोल निभाए हैं और पत्नी का भी। एक बात कहूँ, प्रज्ञा तो निकल गई, नेहा अभी भी 2 साल हम लोग के पास है। क्या मैं तुमसे अनुरोध कर सकती हूँ कि ये 2 वर्ष तुम पिता का फर्ज निभाओ? इस्तीफा नहीं, वही शिक्षा के लिए। मैंने भी एमटेक में एडमिशन लिया है, कहकर प्रगति हौले से मुस्कुराई और शांति से सुनता सलील अफसोस में था। सच है, नेहा 2 वर्ष में निकल जाएगी। प्रगति दोनों बच्चियों की बेस्ट सहेली थी। वो ये भी महसूस करता था। फिर उसकी ये कैसी फरमाइश थी प्रतिभा को नष्ट करने की। निशब्द सलील ने गला खखारते हुए कहा,
प्रगति कुछ मत कहो। कुछ समय के लिए मैं बहक गया था। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा पक्ष तो मैं सोच ही नहीं पाया। स्वार्थी हो गया था मैं। क्या तुम मुझे आगे के शब्द। प्रगति ने उसके मुंह पर हथेली रखकर रोक दिए और सलील के गले लग गई हो। दो जोड़ी झिलमिल आंखें कह रही थी, एक तूफान आया तो जरूर, पर विनाश के बिना निकल गया। तो ये तो थी स्विट्जरलैंड की 3 किस्तों की कहानी। जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस तरह की कहानियाँ जो एक ने दूसरी को बढ़ाया, फिर जवाब आया और कहीं गतिरोध मेरे हिसाब से तो नहीं आया, लगा कि बढ़ती ही गई। शायद उपन्यास इसी ढंग से बनते होंगे। मुझे प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। एक बार में न पढ़ पाएँ तो 2 बार में पढ़िएगा, पर प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर कदम दर कदम से। मैं रश्मि, नमस्कार। अब चलती हूँ।